विलम्ब है अभी भी, लेकिन अब इससे ज़्यादा विलम्ब करना हम नहीं चाहते हैं। वी वांट टू स्टार्ट नाउ, सो प्लीज कैन यू स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम प्लीज। आप सबों का स्वागत है श्री गीता भवन में। और ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये समय मिला है कि हम अपने जो दिल घर में छोड़ के आए हैं उस दिल की याद करें, मतलब अपने इंडिया को याद करें, और जो अभी कुछ हुआ है उसके लिए हम प्रार्थना करें कि ये हमेशा चलता रहे इसी तरह का। अभी हमारे पास तो कुछ गेस्ट इंतज़ार करने में 15 मिनट तो बीत गया, और ऊपर हमारे एमपी हैं वुलवरहम्पटन के, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर, तो हो सकता है कि थोड़ी विलम्ब हो जाए। ऐसे नीना गिल ने अपना भेज दिया है अपलॉजी, तो और लोग जो आए हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ। हमारे लेफ्टिनेंट डिप्टी लेफ्टिनेंट कर्नल और सतेंद्र जी और जगजीत सिंह जी, हमारे इंडियन हाई कमीशन से मिस्टर चावला जो लंदन से आए हैं इसी के लिए, और ये संदेश लेके जाएंगे हम लोग के फ्रॉम गीता भवन इंडिया में, उसको बताएं क्या कर रहे हैं हम लोग। और रिस्पेक्टेड जितने हमारे गेस्ट हैं, फ्रेंड हैं, मंदिर के डिवोटी हैं, और अंत में उन सब का स्वागत है। सबसे बड़ा प्रिविलेज हमको अभी है कि स्वामी जी हमारे पास हैं, और ये इंडिया से आए हुए हैं, बहुत सफल काम के लिए आए थे और अभी भी हैं, तो हम लोगों का ये प्रिविलेज है कि ये आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि धर्मदत्त जी अपना ब्लेसिंग श्री नरेंद्र कुमार मोदी के लिए जो उनको आदरणीय उपस्थित बंधुओं, आज की संध्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सफलता के लिए है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। हमारे ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग बहुत समय से भगवान से यही प्रार्थना करते आए, भारत उज्जवल हो, समृद्धशाली हो, और जहाँ पर ब्राह्मण और गौ दोनों सुरक्षित हो। परंतु पिछले 70 साल तक में कुछ नहीं हुआ, ना ब्राह्मण वहाँ सुरक्षित रहे, ना गौ सुरक्षित रहे। और जहाँ पर ये दोनों चीज सुरक्षित नहीं रहती, वहाँ धर्म अपने आप नीचे चला जाता, उसको ले जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और जिसका धर्म, जिसकी संप्रदाय अपने आप समाप्त होने लग जाए तो उसको समाप्त करना नहीं पड़ता, वे अपने आप ही कट जाए। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कश्मीर का। क्या स्थिति है, हम मेघदूत में पढ़ते हैं, कालिदास ने कश्मीर का बहुत गुण गाया। वह कहते रहे कश्मीर की उपमा कहीं नहीं जा सकती, कितनी सुंदर है।
आज भी कश्मीर है जिस पर व्यक्ति जाने में भयभीत होता है, डरता है। यदि हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा राज्य, अच्छा तंत्र, अच्छा व्यक्ति आगे होना अति आवश्यक है। बहुत समय के बाद भारत की जनता जागी। उन्होंने एक समृद्धशाली, वेगशाली, बलवान और अच्छा आगे देखने वाला, बुद्धि से जो अच्छा देख सकता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान दी है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं वह उज्जवल भारत बनाए और पवित्र भारत बनाए, जहाँ की गौ, ब्राह्मण और गंगा का अच्छी प्रकार से निर्वाह हो सके, पवित्रता रह सके। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी का जो आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं आगे शुरू करता हूँ कार्यक्रम कोई बड़ा नहीं है। हमारे पास जो अपने स्पीकर लोग हैं वो अगर खुद बोले कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन अभी शुरुआत हम करते हैं नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी से। डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो बताएंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। मैं आप सभी का नमन करता हूँ, सभी आए हुए गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और हमारे डिवोटीज, कलीग्स, फ्रेंड्स। मैं हिंदी में प्रयास करता हूँ इसलिए कि मंदिर का फंक्शन है, हालांकि मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए हम माफ करेंगे, इसमें मैं लड़खड़ा जाऊँ। सबसे पहले भारतवर्ष के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका पूरा नाम, और यह सारे भारतीयों के, सारे इंडियंस, चाहे भारतवर्ष में हो या हम लोग 20 मिलियंस डायस्पोरास जो डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड में हैं, हम सभी को एक रे ऑफ होप मिला है कि आगे हिंदुस्तान में हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ, एक साधारण परिवार में। बेतनगर जगह का नाम था जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। पहले हुआ जिस समय जन्म हुई उनकी 1950s में, वह महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में था, अब वह गुजरात का पार्ट है। वह 4 भाई बहन हैं, 3 brothers, 1 sister. He is third among the 4 siblings. उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, इसलिए ट्रेडिशन के हिसाब से उनके पिता का नाम उनके बीच में है ऑफिशियल, देयरफॉर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुझे कुछ डिटेल में इसलिए जाना पड़ रहा है कि हमारे साथ बच्चे भी हैं, यंग लोग भी हैं जो कुछ जानकारी नहीं हो उनको, अगर क्योंकि आप लोग सब लेटेस्ट टीवी और इससे 3 महीना 4 महीना में काफ़ी जानकारी हो गई होगी, फिर भी मैं कुछ बातों को दोहरा रहा हूँ। और उनकी माता का नाम जैसा आप जानते हैं हीराबेन है, वह 92 ईयर्स एज की अभी है। एक बात यहाँ पर मैं 1950 की जिक्र कर देना चाह रहा हूँ। मोदी जी आज़ाद भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री, इस बात को जरूर ध्यान में रखें। बाकी जितने प्रधानमंत्री हमारे 14 पहले हुए हैं, ये 15th हैं, सब बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये एक मार्के की बात है। 1958 में जब वो 8 साल के केवल थे तो उनके पिता की एक दुकान थी चाय की, उसमें उनको मदद करते थे पिताजी को, और बगल में स्कूल था, वहाँ पढ़ने भी जाते थे। दौड़ के घंटे बजती थी, स्कूल को पढ़ने चले जाते थे। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई, जो उस समय वहाँ के पॉलिटिकल फिगर थे। तो उनका जो ऑफिस था उसमें जाते आते रहते थे, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। तो
तो उन्होंने उसके ऑफिस में भी चाय भी देते थे और सफाई वफाई भी करते थे, लेकिन उनके बारे में एक इम्प्रेशन उनका ईमानदार साहब का बहुत अच्छा रहा, जो आगे चल करके उनके गुरु, मेंटर, पॉलिटिकल एडवाइजर जिस नाम से पुकारे तो बने ईमानदार साहब। लक्ष्मण राव ईमानदार वो एक वकील थे। उसी दिनों जब बचपन में ही, चूंकि यह जो ईमानदार साहब थे वो आरएसएस के से भी एसोसिएटेड थे, इसलिए इनको उसी समय से बाल शाखा जो वहाँ आरएसएस का चलता था उसमें धीरे धीरे आना जाना शुरू कर दिया। 1967 में इन्होंने स्कूल विद्यानगर से पास किया स्कूलिंग अपना, लेकिन उसके पहले की मैं थोड़ी बात बता देना चाहता हूं आपको, कोई मैं एजुकेशन पर आ जाऊंगा। उनका जैसा कि आप बहुत लोग जानते हैं 17 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे 2 वर्ष के लिए हिमालय में। इनका स्वामीनंद के आश्रम में भी गए, राजकोट गए, कलगड़ा में गए, काफी लेकिन वह 2 साल का इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है तो कहाँ थे, कैसे थे। कुछ बातें आई हैं लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि क्या था। बट ही वॉज कम्प्लीटली आउट एट द एज ऑफ 17 years for 2 years। उनकी जो पिता की ग्रोसर की दुकान थी, हालांकि उनके पिता का देहांत बहुत बचपन में हो गया था, तो ग्रोसर दुकान से उन लोगों का एक ट्रेडिशन था वहाँ का जिसको तेल बेचने का काम कहा जाता था उन दिनों में। तो उनका ट्रेडिशन था फैमिली कम्युनिटी का कि शादी उनकी इंगेजमेंट उनका 13 साल के ही उम्र में कर दिया जाता था। जैसे बाल विवाह के बारे में आपको जानकारी है आप लोगों को, लेकिन एक्चुअल मैरिज जो हुई उनकी वह 17 साल की उम्र में। और 17 years की जब शादी हुई उनकी, उसी समय वो चले गए थे बाहर 2 साल के लिए। जब वो लौटे, उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन चिमनलाल। जब वो लौटे तो यह मैरिज अंग्रेजी वर्ड है कि कंज्यूम नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ का। और उन्होंने साफ कहा अपनी पत्नी जसोदाबाई बेन से, श्रीमती जसोदाबेन अभी टीचर रिटायर्ड हुई हैं अभी, कि मेरा साथ एक पत्नी और पति का नहीं हो सकता है, कि मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और है। सो आप कहीं पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम कीजिए और सेवा में लगिए समाज के, हमारा साथ नहीं होगा। तो इस पर एक कंट्रोवर्सी उठी पॉलिटिकल लाइफ में कि उन्होंने उनका जसोदाबेन का क्यों जिक्र अपनी वाइफ का नहीं किया है। जब वह 2001 में चीफ मिनिस्टर एमएलए हुए, इसका चीफ मिनिस्टर हुए, क्यों नहीं किया। बहुत विवाद चला टेलीविजन पर, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन उसका नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है, और हमारे चापा साहब हैं यहाँ बैठे हुए, कि नियम यह कहता था कि एमएलए चीफ मिनिस्टर के लिए डिक्लेरेशन वाज ऑप्शनल, इट वाज नॉट एसेंशियल। बट इफ यू आर फाइटिंग फॉर द एमपी जो अभी बने हुए, उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिकॉज ही वाज मैरिड, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था ऑफिशियल, इसलिए उन्होंने मेंशन किया। फिर लोगों ने जो एक मजाक कहिए या जो उसका रूप दीजिए, जो धज्जी उड़ाया उनका, वो समझने से बाहर किया। जब वहाँ से वो लौटे अपने 2 साल के अज्ञातवास से, तो वहाँ पर उन्होंने फिर आया यहाँ, तो अब मामा के दुकान में चाय का मदद किया। उस समय ट्रेन में भी चाय बेचते थे। फिर इन्हें मामा का साथ अच्छा नहीं लगा, इन्होंने बस स्टैंड के पास एक अपनी चाय की दुकान शुरू की, जहाँ पर आने जाने वाले लोग आते जाते रहते थे। उसमें काफी लोगों से इनको जान पहचान भेंट मुलाकात हुई। और लौटने पर भी इन्होंने घर अपने नहीं गए। जो हम लोगों को खबर है, चाहे जो किताब ग्रंथ में है, चाहे जो टेलीविजन पर आया, यही है कि जो घर लौटे थे केवल 4 या 6 घंटे के लिए बस। उनकी भेंट उनकी सिस्टर से है और उनकी माता जी से, और किसी से घर लौटने पर भेंट। फिर इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस चाय का दुकान। उसी समय फिर ईमानदार साहब उनको मिले और वही पॉलिटिकल ग्रुप बन करके इनको आरएसएस के में लगाया, एक प्रचारक बने, सब बांटते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ये सब उनका काम शुरू हुआ वहाँ से। मैंने शादी की जिक्र की है, तो इसमें मैं 3 बात आपको बताना चाहता हूँ। यह कॉन्सिडेंस है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन जो
आ रही है बातें कि इन भगवान गौतम बुद्ध की वाइफ का भी नाम जशोधरा था, महावीर तीर्थंकर के वाइफ का नाम जशोदा था और इनकी श्रीमती का भी नाम, जो इनकी वाइफ का नाम भी जशोदा बेन है। तो एक यह कॉन्सिडेंस है। दूसरा कॉन्सिडेंस है कि 17 साल की उम्र में भगवान गौतम बुद्ध भी घर छोड़े थे उसी दरमियान, और महावीर तीर्थंकर भी हमारे जो एक भगवान हैं वो भी 17 साल की उम्र में घर छोड़े थे मैरिज के बाद। तो ये एक कॉन्सिडेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। फिर वह लौटे, अहमदाबाद से उनकी शुरू हुई, जैसा मैंने बताया राज्य तक बस के वहाँ पर काम किया, क्योंकि मुझे और भी हमारे स्पीकर इस समय मैं पॉलिटिकल साइड में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा उनका दूसरा विवाद था उनका एजुकेशन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो वहीं से स्कूलिंग करके और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में उन्होंने 1967 में किया, 83 सॉरी, जिसमें उसके बाद उन्होंने दिल्ली गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिक्स किया उन्होंने। फिर इस पर कंट्रोवर्सी उठी कि उनको तो अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता, और आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में उनका जो इंटरव्यू सब हुआ है पहले वो कितना अच्छा है, क्या बोलते हैं। तो यह कुछ कंट्रोवर्सी हमारे हिंदुस्तानी भाई, हम भी वही हैं, हम लोग की आदत होती है थोड़ी बात को बढ़ाने की। और आज भी वो तो एजुकेशन के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूँ, और आज भी वो बेलूर मठ और जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उसमें जाते हैं। पहली बार 2001 में वह गुजरात के सीएम बने, उसके पहले 91 से 95 तक वह एक, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि एक प्रचारक, एडवाइजर वो थे आरएसएस के और बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट, जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, ही वाज देयर। एंड उसी समय इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ी सेंटर में भी और स्टेट में। दो बात मैं और जिक्र करना चाहता हूँ खत्म करने के बाद, कि मेरी पहली मुलाकात उनसे 2003 में हुई, जब हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस, आप थे हमारे साथ में, सर हमारे कलीग थे यहाँ पर भी बैठे हुए थे। 2003 में हम लोग यहाँ से डेलीगेशन लेके, याद है ना आप हैं, हम लोग गए थे। तो मोदी जी का चीफ मिनिस्टर के साथ वो 7 आदमी के साथ आए हुए थे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और हम लोग यहाँ से थ्रू द कमीशन, हाई कमीशन, हम लोग यहाँ से गए थे, करीब 43 या 45 हम लोग थे टोटल, बिजनेसमैन, बॉटल, एयरपोर्ट बिजनेस, सो मेनी अदर पीपल, एडवोकेट्स। तो हम लोग साथ गए थे सभी लोग। तो उसमें नरेंद्र मोदी का इंटरेक्शन जो बिजनेस का था उसमें हमने काफ़ी जा करके देखा, और उसी समय हमको लगा कि उस आदमी को, उनको देख करके, कि भाई तो बड़ा डायनेमिक आदमी है, ये मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन है उनको, और वेरी डेडिकेटेड। कि वो बोलते थे कि आप में से कोई बिजनेस के तैयार है किसी भी चीज़ के लिए, जो मैंने सुना उस दिन, मेरे साथ चलिए, मेरे स्टाफ हैं, इनको आप नाम दीजिए और आइए, और आपके लिए रेड कारपेट वहाँ बिछा हुआ है। यह ओपन ही था। उस समय हम लोग नहीं समझे, तो मैं डॉक्टर का आदमी उतना ज़्यादा बात नहीं समझ सका, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी मुलाकात मेरी उनसे 2010 में हुई अहमदाबाद में। मुझे कुछ हमारे अमेरिका में गुजराती डॉक्टर्स लोग हैं, उन लोगों के साथ एक टीम जा रही थी जिसमें हमें भी इन्वाइट किया गया था। वहाँ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन बच्चों का जो है वो डाउन जा रहा था, इट वॉज 50-60% आउट। इंग्लैंड में हम लोग का आंकड़े का 92-93%। उसी लिए बुलाहट हुई थी 3 दिन। उसमें भी देखा कि हेल्थ ऑफिशियल के साथ उन्होंने कभी 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दिया है चीफ मिनिस्टर, बात सुनी, और वह सारी बातें इम्प्लीमेंट हुई। और 2012 में जब मैंने पता लगाया तो देखा कि वहाँ 93% इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का रेट बढ़ा हुआ है। उसमें एक हम लोग का सजेशन था कि गांव-गांव, घर-घर पहुंच करके स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स जाकर के वहाँ इंजेक्शन दें या पोलियो का दें, जिससे कि काफ़ी फायदा हुआ। वो पूरे इलेक्शन का जब मैं फॉलो कर रहा था लास्ट ईयर से, तो 3 चीज़ मुझे समझ में आई जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक था जो पंडित जी भी हमारे बोल के गए हैं अभी,
धर्म, वो कहते हैं कि धर्म को जरूर पालन करो। दूसरा बोलते हैं धैर्य, और तीसरा बोलते हैं साहस। तो यंगस्टर्स को खास करके मैं बोलूँगा कि अगर धर्म है आपके साथ, फॉलो करते हैं, धैर्य है और साहस है, हिमालय पहाड़ को आप पार कर सकते हैं, किसी मुसीबत को टाल सकते हैं। दूसरा उन्होंने जो हमको अच्छा लगा उनका अभी जो प्रेजेंट उनका जो स्लोगन है, स्पीड स्केल एंड स्किल। स्पीड से चलिए, एक फाइल पर लेकर के 10 साल मत बैठे रहिए कि कोई विकास नहीं हो। तो एक मुझे यह बात अच्छी लगी, स्पीड स्केल एंड स्किल। तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, चूंकि मैं तो ब्रिटिश राज भी देख चुका हूं अपने बचपन में, आज़ादी की भी बात मैंने देखा, फिर हम आर्मी में थे, इंग्लैंड में आए। तो एक बात हमें बहुत अच्छा लगा अब कि आंख हम झुका करके नहीं जिएंगे, नो आंख उठा करके हम जीना चाहते हैं, हम आंख मिला के जीना चाहते हैं। तो यह नेवर्स को संदेश है और यह चीज़ को हमें जीवन में भी इसको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। चलते चलते मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक चीज़ जरूर कहूँगा जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि मुझे आज़ादी 16 मई को मिली, उसके या दूसरी आज़ादी 16 मई को मिली, उसके पहले कोई डॉक्टर श्रीवास्तव का आभारी हूँ, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से नरेंद्र जी की बचपन की बातें बताई। अभी हमारे बीच में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। हमारे बीच श्री पॉल उपल जी आ गए हैं, स्वागत है। और हमारे वाइस काउंसिल अशोक कुमार शर्मा, इंडियन हाई का स्वागत करते हैं। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया कि हम शुरू में ही बोले थे कि मेरा दिल तो हिंदुस्तान में ही छूट गया, तो उस दिल की जो जितनी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम सब अभी प्रयत्नशील हैं और करते रहेंगे। अभी मैं चाहूँगा कि शैला अग्रवाल आए और कुछ बताएं। शैला अग्रवाल। उपस्थित सभागार में मित्रों और विद्वत समाज, आप सबके आगे कुछ बोलने लायक तो नहीं हूँ, पर धर्म भाई और धर्म गुरु धर्मव्रत जी के आह्वान पर बस इतना ही कहूँगी। मैं भारत को क्या समझती हूँ और कैसा जानती हूँ। सौभाग्य से मैं भी उसी साल की पैदा हूँ जब भारत आज़ाद हुआ था, और बड़ी हुई तो मैंने सारे दुख दर्द और संघर्षों की कहानियाँ सुनी, त्याग की कहानियाँ सुनी, तो मन में हमेशा एक जोश और उत्साह रहा, एक जज्बा रहा कि हम बहुत कुछ करेंगे अपने देश के लिए। पर किस्मत देखिए, वहाँ से देश निकाला भी गया और यहाँ आके बस गई। देश निकाला किसी बुरे अर्थ में नहीं था। माता पिता ने अपनी समझ से जिस योग्य लड़के से शादी की, उसने विदेश में रहना पसंद किया और पत्नियां हमेशा उनका अनुसरण करती हैं। मेरी समझ से भारत एक सोच है, एक संस्कृति है, जिसे हम कहीं भी रहें दुनिया में अपने साथ लेकर चलते हैं। हर प्रवासी जब अपना घर बनाता है तो उसकी पहली ईंट यादों की सोच में तपी और यादों के जल से तिरी हुई होती है। हमारा भारत देश जो है बहुत सीधा और सरल संस्कृति वाला देश है। इसकी सोच रही है कि जो गैया मैया धरती और नदियाँ गोद में बिठाए पालन पोषण करे वही माता कहलाती है। उम्मीद है हमारी ये संवेदना हमेशा जीवित रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। शैला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहूँगा जगजीत जी आप आए। जगजीत जी कुछ निवारण बताएं। Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor and great privilege to be here this evening
participate in celebration for Mr. Modi who was being elected as the Prime Minister of India. I read about Modi ji. He is a man of action. He doesn't believe in theory. He says whatever you think, you do it. So when being a political person, and when I read his history, his life history, I noticed that he's a man of positive. Whatever he says, he does it. So I'm quite positive that he will try to bring economically India into second position in the world. Because of his action, because of his policies, because of his future vision, I hope that India will progress economically, politically, socially, environmentally, medically, and there at movement there are so many bad things that are happening there, crimes, all sort of things. But I hope his team will help him to eliminate all those bad things from India. I congratulate President and the committee of this temple to organize this function and gave us the opportunity to say something about Modi ji. I personally believe India will progress, move forward, and I hope we all wish him good luck and better future for India. Thank you. हमारे डिप्टी लॉर्ड लेफ्टिनेंट जगदीश सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कुछ शब्द बताए। अब मैं चाहूँगा कि मधु शास्त्री आप कुछ बोलना चाहते हैं? सबको नमस्कार। मेरा नाम पंडित मधु शास्त्री मेरा नाम है। मैं नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स यूके का कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ और बहुत बहुत बधाई जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और हमारे यहाँ के मेंबर भी गीता भवन के भी और बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने इतना कितने दिन भी उनके लिए प्राइम मिनिस्टर होने की जो नरेंद्र मोदी के लिए जो भी कार्यक्रम कितने दिन भी करेंगे तो भी कम है। इसलिए आज कितने दिन के बाद में भी आज भी ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से आज ही प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मैं हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स के यूके की तरफ से और सब लोगों को बधाई और आगे भी अपने नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सभी धर्म और कार्य सभी का हिंदू धर्म का सभी कार्य करने के लिए सहकार देंगे, यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपके शब्दों का हम काफ़ी प्रोत्साहित हुए सुन के। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन करा दूँ। हमारे पास मीना जी अभी हैं, वो उनको एक अपना प्रस्तुत कर रही हैं। मीना जी आइए।
मेरी ओर से थोड़ा करना पड़ेगा। पता कि मैं भी अभी जर्मन से आया प्रोग्राम था, वहाँ पे आगे सोई हुई वाली जाती हूँ और थोड़ा इधर उधर हो गया तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है।
एक और गोल्डन हिंदी के बाद पंजाबी ना चले ना तो अच्छा हाँ, लगता है, कुछ भी गुलाबी चला पंजाबी। वो आपकी मर्जी हो। नहीं, एक बस एक और पंजाबी हाँ, बस। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी का मौसम ला सकती हैं। थोड़ा लाइन दे और बैठेंगे चलाने के लिए। आ
थोड़ी सी ताजगी ला दिए हैं आप। और मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा जान लें मीना जी कौन है। मीना जी अच्छी गायिका तो है ही, साथ साथ श्री गीता भवन के लिए बड़ी अच्छी डिवोटी भी हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है जो हमारे यहाँ हिंदी क्लासेज होती हैं उनको ये चलाती हैं। इसके लिए हम नहीं आप कहते हो, हम आपको कह रहे हैं कि इतने हम बैठे हिंदी भाई बहन है ना, पंजाबी बैठे सभी हिंदी भाषा है ना, लेकिन बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? अच्छा, ये शिकायत है आप सबों से कि सब तो हम हिंदुस्तान के ही हैं और हमारे बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं उनको थोड़ा हिंदी का एक्सपोजर कम है, और इनका ये रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों से अभी कहूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते। अगर लेके आइएगा तो आपके बच्चों को ये पता लगेगा कि उनका ओरिजिन क्या है। तो मीना जी सही बात है, पता क्या मंदिर वाले लोग इतना हमारे लिए करते हैं, मंदिर वाले ना मंदिर बच्चों के लिए प्रोवाइड बुक्स करते हैं, टीचर्स को पैसे देते हैं, मंदिर की ओर से जाते हैं। अब फ्री बच्चों को नहीं ला सकते तो क्या करोगे, है ना? थोड़ा तो होना चाहिए। फंक्शन कोई भी होता है हम कभी मिस नहीं करते हैं, कोई कल्चर है, कोई इंडिया से गाने के लिए आ गया है, हम कभी छोड़ते हैं 100 पाउंड की टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्री बच्चों को क्लासेस में नहीं ला सकते। प्लीज नेक्स्ट सैटरडे को हमें और बच्चे चाहिए यहाँ क्लासेस। आज भी क्लास है, इसके बाद हम नीचे क्लास लगाने को बच्चे शेल्टन से दूर दूर से आते हैं, जो रिलीफ करना चाहते हैं दूर दूर से आते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल है वो आते हैं। जब मैं मंदिर में आती हूँ ना, मैं नीचे खड़ के ना जो भी आता है मैं देखती हूँ, बच्चे लेकर आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, मैं सभी आप हिंदी के लिए बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हैं, सभी को पूछती हूँ, है ना? लेकिन प्लीज आप भी थोड़ा नहीं, अभी आप लोगों से अपील यही है, मीना जी तो जो करना था कर दिए। एक छोटी सी बात भाई, अगर आप इजाजत दें जरूर पढ़ते आप बच्चे मैं वही कर रहा हूँ कि मेरा परिचय नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको एक लतीफा सुना। एक साहब थे, वो पहले परिचय आप नहीं मैं खुद बता दूंगा क्योंकि मुझे बोलना आता है, इसलिए कि हमारी दलित म्यूजिक अकेडमी है जिसमें मीना जी गाती हैं और भी हमारे फनकार हैं, हमारे शोर भी हैं। तो क्या एक साहब सुबह नाश्ते के लिए जब टीवी से गा के नाश्ता तैयार करें तो वो नहाने के लिए ऊपर चले गए, तो वो नीचे वो नाश्ता बना रही और ड्राम की आवाज़ आई ऊपर से, तो वो दौड़ी गई, तो कहने लगी अरे भाई सब ठीक है, तो मीना कहने लगी हाँ भाई सब ठीक है, कहने लगे अरे आवाज़ आई थी ड्राम की, कहने लगे मेरी शर्ट जो है गिर गई, मेरी शर्ट गिर गई इतनी आवाज़, कहने लगे उस पर मैं भी था। मतलब मीना जी के साथ मैं भी था, इसलिए मेरा किसी ने नाम नहीं लिया था। हाँ जी, क्योंकि ये लतीफा सुना के मैंने आपको बता दिया कि मैं भी तो मेरा खलील अंजुम नाम है, तो हम कर दिया सारे, तो ये मीना जी को भी फिक्री हो गई, वो भी बता देंगे। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या मैं माफ नहीं करता नहीं, आप इससे जुड़े हैं और इसको चालू रखिए। आपकी जो कला है वो आपको चार चांद लगाए, आगे बढ़िए आप बढ़ें। जब मैं अब चाहूँगा आप लोगों को सतिंदर जी जो हमारे डिप्टी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आए अपना कुछ शब्द बताएं। सतिंदर honored guests, brothers and sisters, and if there are some children at the back, lovely children, aap sabko mera saadar pranam and good evening. I feel very privileged and honored to be here to celebrate the landslide victory of respected Narendra Modi ji. Heartiest congratulations on his brilliant success as a Prime Minister of India, the largest democracy in the world. Modi ji seems to be very harmonious and seamless in his good thoughts, words and action. When one person is very seamless in all these three things,
success is waiting for them and success is waiting for their country. And I'm sure under his leadership, India will become world-ranking country. India will progress in the field of education, industry, farming, education, export. Wherever there is a prosperity in education and prosperity and peace, the citizens of that country progress in all areas of life. I feel very proud. I was born and bred in Punjab, but my family settled in Bombay, which is Mumbai now, and now in Hyderabad. Here I live with my husband and 2 children. The rest of the family is back home. Since I was a little girl, I loved India. Every zara of India played a great role to lay a very strong foundation in me, in my life, and in my family life. I came with Indian values and very strong values which were instilled by my parents, my grandparents, and my extended family. Because there is not just one person who plays a role to bring you up. Not only a mother, but the whole of the family and the citizens of the country and the environment you are brought up in. Because my father was a superintendent of police, we traveled from city to city. I studied in convent school, government school, Arya school, convent school. I wore a skirt, I wore salwar kameez, chunni for Khalsa school, did a havan in the Arya school. So I learned all these phases of life. How to be at peace wherever you live. Doesn't matter who they are all your brothers and sisters. So these values were instilled in me in India, our Mahan Bharat Ma. And I was very pleased. Since I was a little girl, I loved India. After school, I used to go to an orphanage to work voluntarily to play with young orphan children and teach them whatever I could teach them. And when I was growing up before marriage, and when I saw our soldiers are coming home and they were dying because there wasn't enough blood in the army hospital, and I used to beg my parents, can I go and donate my blood so that I can save a person's life? He is somebody's son. He's somebody's father, he's somebody's brother. My mother used to say, no, you are very weak and you are going to get married and you can't give blood. Here is the money you can donate. I said, I haven't worked hard for the money. The only thing I have, God has given me blood and seva, I can go and do that. But I persuaded them, and though I had to have lots of vitamin tablets and all that afterwards. Secondly, I would like to say what is happening in India, the position of women, being a woman, that part is very close to my heart. I would like to see women in India as safe as houses and well respected in India. India will only progress where there is a respect of a woman, because woman is a mother. She is the one who has given birth to all of you, all the men and brothers sitting here. Nobody is without a mother in this room, and mother is a woman. So I would like to say a few words about a woman. Who is a woman? A woman is a strong pillar of humanity, an epitome of strength and sacrifice. A woman is a mother, a reflection of God, a homemaker, a nurturer. A woman is a guide and a dedicated helper, endures graciously and stays steadfast. A woman accepts the otherness of others, a light of bliss which dispels darkness. A woman is proud of her identity and she is articulate. She brings comfort and love and happiness. A woman always tries to excel herself in all circumstances and in all spheres of life.
This is true definition of a woman. I feel blessed to be a woman, a daughter, a wife, a mother, and a good friend. And above all, a human being, to live with dignity and pride, to empower, to aspire to be at my best, and try to do the best. Please respect women globally and seek their blessings and love. And secondly, after when the women are well respected, let's develop our relationships with each other, with our brothers, sisters, globally. We should work locally, but think globally. At the end, we are going to benefit from it. For relationships, we practice a good relationship with everybody and every country we live in. Love, peace, calmness, patience and respect leads to good health and prosperity. It is heavenly to be harmonious. God-given relationships are blessings on us. During our life's journey, all relations are precious but very delicate. It's a priceless treasure which wealth can't buy. Relationships are delicate but strong. Abandon them and they will wither, but feed them, they will blossom. Hang on to your priceless relationships, which are the sweet essence of life and support to your mind, body, and spirit. Respect the relationships in your life. We are lucky to have family and friends, and we are lucky to be born in a beautiful country like India, and we are lucky to be developing ourselves and doing our work in a lovely country like UK. I feel proud to be a British Indian. It's not just the duty of a Prime Minister and all the ministers and the opposition parties to look after a country and its progress. We all have a part to play. And we all shoulder a great responsibility and duty. Let's do our bit as well and contribute to India's progress in whatever way you can. While being settled here, also earn India a good thing. Whatever you do in this country, make a progress, leave a legacy behind, so that people on the global map should say, wow, you are an Indian, so lovely, you have achieved so much, being born, bred in India and coming over here. You think about people, for humanity, for peace, for community cohesion. So please do your bit and leave a legacy behind. That's what they say. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है. So what we have to do, as I said earlier on, I would like to thank the committee. They are very welcoming and very hospitable, and they look after you so well. And I would like to thank the President and everybody present here. Before I finish, we would like to pray for respected Modi ji for his good health, long life and prosperity to serve India at the best of his ability. And I'm sure while we are praying, we are talking about him, we are all sending our best wishes and positive vibes to him to do well, to do good as he thinks. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. So please keep progressing, keep praying for India and do your bit. And I would like to share a good news with you. God has been very gracious to me, and with God's grace and your good wishes, I received my OBE last year, and I feel very humble to share this wonderful news with you. Thank you very much, and I'm proud to be an Indian. Jai Hind. डिप्टी लॉर्ड लेफ्टिनेंट सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय देके हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई. आपकी कविता भी अच्छी रही
आपका स्पीच भी अच्छा रहा और खासकर जो न्यूज आपने दिया है वो भी था, उसके लिए हम लोग भी धन्यवाद हम लोगों की तरफ से भी है। बीच की बात यही है कि मैं ज़रा सा थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ 30 साल पहले इंडिया में क्या हुआ है, और उस 30 साल के बाद ये 2014 मई में क्या हुआ। तो जो अनस्टेबिलिटी थी इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन गवर्नमेंट में, मोदी जी ने कर दिखाया है, और ये उनके साथ हम कंधा मिला के हमारी सबकी भावना उनके साथ है कि वो अच्छा करें और इस तरह की सिचुएशन जो है अभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की वो सालों साल चले, भले वो किसी पार्टी के हों लेकिन उनके बीच में बंटवारा न हो। ये नहीं है कि एक सेक्ट इधर है एक सेक्ट उधर है, एक सेक्ट लेके चले। जिस पार्टी को हम यहाँ गीता भवन में किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान की, अपनी मातृभूमि की, और जहाँ के नरेंद्र मोदी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मैं इसी बात पर चाहूँगा ज़रा मुकेश लाडवा जी जो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं वो कुछ बताएंगे नरेंद्र जी के बारे में। ऐसे तो मेरा बहुत असौभाग्य है कि मैंने बुलाया था धीरज शाह को भी, लेकिन वो हॉलीडे में कहीं बाहर गए हैं इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। मुकेश जी प्लीज। गीता भवन के प्रमुख वर्मा जी, distinguished guests, ladies and gentlemen. Actually, I wasn't expected to speak. I didn't know that I was going to speak until a friend of mine texted me about 5 minutes before I landed here. So whatever I'm going to say is totally off the cuff. Last few weeks, the election results was on, I think, 26th of May. And last 6 weeks has been dull for me. It's gone very, very quiet. The euphoria of the election since the Narendra Bhai's nomination back in September of last year, and listening to almost his every speech, every word, everything that's been said, all the debates on televisions, I've been following it quite religiously. Every time I came home in the evening, I used to literally stand in front of the TV and flick between the channels. And having heard all those speeches, and since the election results and since the swearing-in ceremony, over the last 6 weeks, it's literally gone quiet. We've hardly heard anything from Narendra Bhai. So it's been a little bit of a deflating situation for some of us, but I'm sure that Narendra Bhai is working diligently. He's sizing things up in Delhi as to how things are done, and he is a very, very courageous man. He's an intelligent man, and he's a hard-working man. And as far as his hard work is concerned, those of you who have followed him during the election campaign will know that just during the last 7 weeks alone, just before the election campaign ended, he carried out 185 rallies. That's literally about 4 a day on average. And that was carried out in 2 different states, 2 rallies in each state in India. And that's a phenomenal achievement, traveling length and breadth of the country and speaking in front of masses and masses of people for 45 minutes to an hour. That takes some doing. So you can see what caliber of a Prime Minister we've got. Not only that, when he then finished all his speeches in various states during a particular day, he would then travel, and maybe not many people would know this, but he would travel every day, or almost every day, back to Ahmedabad. And there he would rest, and then he would, even in the evening, during the last 3 or 4 weeks, he would then give speeches, you know, his chai pe charchas, or his holographic television interviews, etc. So he's got tremendous energy. Now, over the last few weeks, he's been obviously working very hard, driving policies through. But
the expectations of his victory are obviously massive. It's been 30 years since any government has achieved such a massive mandate. So the expectations of Narendra Bhai are quite high. And also, Narendra Bhai obviously has made many promises during his speeches prior to the election result as well. And he said, "Achhe din aayenge." Now, achhe din, some people think achhe din aayenge means, immediately after coming in office, you certainly turn the switch on and achhe din comes. It doesn't work like that. There are many things that Narendra Bhai needs to do, and we need to be patient with the expectations on Narendra Bhai. Just a couple of things. Recently, he's literally been put into the fire. Immediately after coming into becoming Prime Minister, he handled the Iraq crisis, the hostage crisis, the nurse crisis, which he's working through. And yesterday there were good results with the nurses coming back home. And then the inflation. This year, the monsoon in India is going to be lower than normal. So again, that's going to have an impact on prices and inflation. So the inflation, which was one of his main campaign themes, is going to carry on for a few months until he tries to get grip of various things. So I think whenever you talk to your friends, relatives back home, and there are expectations which have been drummed up high, you need to advise them that things don't happen overnight. Even when Verma is trying to change things here, build an extension or something, it doesn't happen overnight. It takes time to change things. It takes consultation, and therefore the way the country was handed to Narendra Bhai, there were many things which were not done over the last 10 years and last 50 years, 60 years even. There's lots of changes, institutional changes that need to be made, and that takes time, 1 year, 2 years. So we will need to be patient with Narendra Bhai. Things can't happen overnight. So let's wish Narendra Bhai all the success that we all deserve as Indians. And one of the things that I can say for myself and many people I talk to, that Narendra Bhai's election has certainly raised the pride in the Hindus and the Sikhs, all within India and abroad as well. And I'm sure you'll join me in wishing Narendra Bhai well, and let's hope that he carries on not only for 5 years but many more years after that. And as they say, that strength is might, and as India prospers, India will get recognized and will get its own due place in the world. So congratulations to Narendra Bhai, and we wish him well. Thank you very much. Mr. Verma, can I just add something? Mukesh being modest, he failed to mention that his younger brother, Mr. Right, can hear me, okay. Manoj Ladwa was communications director for Modi's campaign. भगवान इनको और शक्ति दे, तो ये और लोगों की सेवा करें इसी तरह, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरा दिल तो हिंदुस्तान में ही है, तो जितनी सहायता हम कर सकते हैं, जिस तरह से भी हो, उस तरह से करना ही चाहिए। अब मैं चाहूँगा अपने ऑनरेबल पार्लियामेंट के मेंबर मिस्टर पॉल उपल अगर आके तो अपने व्यूज मोदी जी के विषय में और इस सेलिब्रेशन के विषय में कुछ बताएं। मिस्टर पॉल उपल। Thank you, Jim. Brothers, sisters, aunties, uncles, honorable guests, Uncle G, President, Committee, last time I think I came to this mandir, it was probably nearly 40 years ago. I'm not joking, probably about 40 years ago. Siyasat Prane Management Committee, Pyara Uppal was my uncle. My dad is here with me today. And maybe shorter jab bacha si at the time. Not shorter but I was still a young kid at that time. And I think it's the last time I think I actually came to this moment. So next time please,
Don't leave it for Charlie Saab. If we can make it shorter, it'd be better. Thank you for inviting me. All the speeches so far this afternoon and this early evening have been talking about many aspects of our expectation of India in the 21st century. This election was an interesting election. And from their perspective, what I can do is I can offer you my perspective as a British politician for 4 years about the challenges that not just Modi ji faces, but India faces in the 21st century, particular challenges. When I first got elected to be a member of parliament, my father he said, for the first 6 months, if you can keep this shut and keep these open, it'll be a good thing. Because most people reverse that process. And I suspect, just to reflect on what you were saying, give him time as well. I remember this was the same experience in a much, much, much smaller scale. India's problems are significant, but they're challenges as well. And challenges are opportunities. And it's going to take time for not just the Prime Minister, but for all of the Cabinet and all ministers, and actually for all our Indian brothers and sisters to meet the challenges they're going to face. And those challenges are significant ones. Government is not an easy thing to do. Opposition is easy. You can promise this thing to that person, this thing to that person, this thing to anybody you want to. But the truth is, in politics at its highest level, what you need more than anything else, you will have plenty of people who will advise you to do this, that or the other. And you'll have plenty of smart people around you. There's no shortage of that, very clever people. But what you do need is courage. You need that. You need sometimes to make the decision which is going to be unpopular, but it's the right thing to do. And I suspect right now, at this moment, Prime Minister is looking at the challenges that he faces and wants to make sure he makes the right decision. Because Jidda, everybody has said in the speeches this afternoon, this is a once-in-a-generation opportunity. 30 years, a majority, and the opportunity to do so much good. And the other thing is, the whole world is looking at India at this precise moment in time. Everybody's looking at India. And the expectation is not just amongst Indians, it's amongst the rest of the globe. And that everything can turn around just like that. You remember in this country what the economic situation was just 4 years ago. In fact, Mervyn King, who was the governor of the Bank of England, a Wolverhampton boy, said, whoever comes into power will be out of power now for 20 years because the decisions they will make will be so unpopular. But that doesn't mean you cannot shirk making the right decision. And that's the important thing. So my message is a very simple message. When he makes these difficult decisions, our objective is very simple, to be patient, to be supportive, and make sure there are voices out there which will say, this may be difficult, this may be harsh, but this is the right thing to do. Because everything we do in life, whether you're Prime Minister or whether you're father, we all love our children, we all love our brothers and sisters, and we all love our friends. But such a friend will always tell you the things you don't want to hear. We all have many friends who tell us what we want to hear. And in that place, the Indians who are here in this room, the Indians who are here in this country, and the Indians who live worldwide should be there to stand by India and its Prime Minister in the difficult times and in the good times. Thank you for inviting me. Next time I promise it won't be 40 years. ऑनरेबल पॉल उपल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा है कि 40 साल नहीं बीतना चाहिए, मैं तो चाहूँगा कि आप मंदिर में जो हिंदुइज्म की जहाँ पर बात आती है, हम लोग श्री गीता भवन की तरफ से इतने तत्पर रहते हैं कि कोई मौका हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो हमारा रिलीजियस फंक्शन हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, तो हम सब करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों को थोड़ी सी कमी महसूस होती है अपने भाइयों के रिप्रेजेंटेशन की। और ठीक है, मंदिर है तो मंदिर को तो चलना ही है, लेकिन मंदिर को चलाने के लिए
हमको आपकी ज़रूरत है, इसलिए 40 साल बर्मिंघम। अब मैं चाहूँगा कि आपको बस समय तो काफ़ी बीत गया है, अब 10 मिनट हमारे पास बच गया है। अशोक कुमार शर्मा जी जो काउंसिल बर्मिंघम काउंसिल के वाइस काउंसिल हैं, वो आके कुछ बोल रहे हैं। अशोक जी। Thank you, all of you, my distinguished guests, Acharya ji, Pandit ji, brothers and sisters. I am Ashok Kumar Sharma, Vice Consul and representing Consulate General of India. On behalf of CJ Birmingham, I am here. I feel proud to be here, and I have listened many more things about our Prime Minister, our India and yours India also. It is good thing to listen, but I would like to underline 2-3 more things about the people of India, the characteristics of people of India. India is not much developed. It is a developing country, but people of India are illiterate, but their sense, their judgment power is more than that of any other developed country citizens. This time it has proved. They, beyond their caste, creed, society, religion, they thought of India first and given full majority to one party so that India could be changed according to their dreams and desire. That is a great thing. One more thing I would like to underline. A great event on this globe, on this earth, took place. Never in the world, even in America, Britain, anywhere, this kind of large exercise took place. Holding general elections in 29 states is a great exercise. No bureaucracy in the world's country can undertake such type of responsibility and so efficiently. So this is a great thing and great miracle that cannot be made by anyone's achievement. So thank you, all of you, and very happy to hear from you that you are all with us and your desire, your good wishes will be with us, and we are here on behalf of Government of India to serve. If anything find you, you please come to us and we will serve. In the change scenario also, we will better perform. Thank you, all of you. हमारे बर्मिंघम के वाइस काउंसिल अशोक कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही है हिंदुस्तान के बारे में, और मैं चाहता हूँ उनका सारा संदेश हिंदुस्तान खासकर मोदी जी तक जरूर पहुँचे। अभी हमारे बीच सुभाष चावला जी जो इंडियन हाई कमीशन लंदन में एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, वो हैं बीच में, लेकिन उनकी थोड़ी सी असमर्थता है, वो नहीं कुछ बोल पाएंगे अभी, तो उनका मैसेज तो हम समझते हैं कि ऐसा ही होगा जो सब लोगों ने कहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे महात्मा जी आएँ और इस सेलिब्रेशन को आशीर्वाद दें हम लोगों को और मोदी जी को, और इसकी समापना करें। गण 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 गणेशाय नमः। आदरणीय श्रीमान वर्मा जी, यूके पृष्ठ समाज के अध्यक्ष, पुण्यात्मा विद्वान श्री धर्मदत्त जी वशिष्ठ, और आपके सहयोगी पुण्यात्मा पुण्य प्रवीर श्रीमान मधु जी शास्त्री, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, और यहाँ के समस्त गणमान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महापौर, उप महापौर आदि आदि, सबों के लिए धन्यवाद करता हुआ मुझे सुंदरकांड के एक चौपाई, एक दोहा स्मरण में आ रहा है। हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए चले
बानर भालुओं का आशीर्वाद तो उन्हें प्राप्त था ही, समुद्र के ऊपर जो आकाश है वहां सुरसा जैसी देवियां थी, और उस समय भी भारत के लिए लंका फॉरेन था, विदेश था, और वहां भारत के जो कुछ शुभचिंतक थे और कुछ नहीं भी थे, वे भी सभी प्रेरित होकर के हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद किया। और कहते हैं इसी आशीर्वाद के फल से हनुमान जी महाराज सफल हो गए। आशीर्वाद भी सबों को प्राप्त नहीं होता है, कुछ योग्यता होती है जीवन में, तभी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आज मैं बड़ा अचंभित हूं, मुझे यहाँ के पंडित जी जो बड़े अच्छे विद्वान है यहाँ तक लाए, धर्मदत्त जी, और मुझे लगता है कि मोदी जी इतना सफल क्यों हो गए, उनके अंदर ऐसी योग्यता है, और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड होगा, ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री जिनके लिए आशीर्वाद संसार की सबसे विकसित भूमि इंग्लैंड की धरा हो या अमेरिका की धरा हो, वहां रहने वाले भारतीय लोग ऐसा आशीर्वाद कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, ऐसा और किसी प्रधानमंत्री के जीवन में नहीं हुआ। यह तो बड़े गौरव की बात, शायद नहीं हुआ। तो मैं अधिक न कहता हुआ अपना धन्यवाद, अपने ओर से धन्यवाद और आशीर्वाद है ही। और आज गीता के अंदर जो निष्काम कर्मयोग का पाठ भगवान ने बतलाया, सिखाया, हम महात्मा सन्यासी लोग अपने प्रवचनों में बोला करते हैं, सुनाया करते हैं, पर राजनीति में, क्योंकि यदि धर्म राजनीति से अलग हो जाता है, अध्यात्म राजनीति से अलग हो जाता है, तो ये भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश का इतिहास रहा है, राजा राम जी है तो उनके साथ धर्म महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र के रूप में जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बिना राम राज्य नहीं हो सकता है, धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, अधूरी है। और इसीलिए भारत का दुर्भाग्य था कि धर्म और अध्यात्म को राजनीति से अलग कर दिया गया, बड़ी ही चालाकी पूर्वक, चाहे धर्म निरपेक्षता का नाम हो या सेक्युलर अंग्रेजी में बोलते हैं, इन समस्त शब्दों की जादूगरी से, चालबाजियों से धर्म और अध्यात्म को राजनीति से अलग किया गया। पर भारत अवतार की भूमि है और भगवान ने अपना फोर्स लगाया और अपनी शक्ति दिया, अपना पावर दिया, और पुनः नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी के रूप में गीता का कर्मयोग, गीता का जीता जागता सिद्धांत राजनीति के अंदर उतर करके आ गया, राजनीति में अवतार। ये योग्यता है मोदी जी की, और इसीलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखता हूं, ये थोड़े लोग नहीं, ये तो बहुत ही चुंबकीय है। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, ऐसा आशीर्वाद किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, यह अपने आप में बड़े गौरव की बात है। तो सबों ने संदेश दिया, शुभकामनाएं दी। अब भारत विकास करेगा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। यूं भी भारत का अर्थ ही होता है, भा मतलब ज्ञान, भा मतलब भक्ति, भा मतलब प्रकाश, और रत मतलब, अब अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, शायद आता जाता रहूंगा तो मैं भी कुछ सीख जाऊं अंग्रेजी। मेरा जीवन गुरुकुलों में बीता है, जंगलों के गुरुकुलों में बीता है भारत के अंदर, तो मैं उतना जान नहीं पाता हूं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ईमानदारी, तपस्या, सहयोग, इन सबों में रत रहने वाला जो देश है उसको ही भारत बोलते हैं, वो भारत है। और भारत में निवास करने वाली जो जाति है उसको हिंदू बोलते हैं।
और हिंदू विश्व का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है। हिंदू का अर्थ ही होता है जो किसी का विरोधी नहीं होता, जो किसी से घृणा नहीं करता। हिंसया दूयते यश्च सदाचरण तत्परः इति हिंदू, जो अनावश्यक हिंसा से दूर रहता है और सदाचरण में तत्पर रहता है, उसको ही हिंदू कहते हैं। तो उस देश के हम निवासी हैं और वर्मा जी बारंबार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारा दिल तो उसी देश में बसता है। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ से कुछ सीख करके जा रहा हूँ और हिंदुस्तान में इसकी चर्चा करूँगा, बताऊँगा कि कैसे कैसे शुभ चिंतक यहाँ पे है और वहाँ मैं प्रचार करूँगा। हमारे देश के अंदर जो आज बुराइयाँ आ गई है, महिला उत्पीड़न के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, बहुत तरह की बुराइयाँ हैं। तो अब हम लोग प्रसन्न हो चुके हैं। जो सेक्युलर और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो जादूगरी की गई, और ये उसका ही परिणाम है कि ऐसी बुराइयां आ गई हमारे देश में। पर एक जीता जागता धर्म का राजनीति में अवतार हो गया नरेंद्र मोदी जी के रूप में। ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी और हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों को आशीर्वाद, मोदी जी के लिए आशीर्वाद और यहाँ के शुभ चिंतकों के लिए आशीर्वाद। पुनः मैं धर्मदत्त जी वशिष्ठ, मधु भाई शास्त्री और हमारे लाडले प्रेसिडेंट वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहे और आपकी कृपा से अगर हम धैर्य और धर्म दोनों को साथ लेके चलें तो हम लोग का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इसी बात पर मैं सोचता हूँ कि समय तो काफ़ी हो रहा है। एक विजिटर बुक है हमारे पास जो कि कहीं कहीं घूम रही है। प्लीज जितने हमारे अतिथि आए हैं उसमें अपना कमेंट लिखना भूले नहीं इसमें, क्योंकि वो श्री गीता भवन के लिए एक यादगारी बन के रह जाएगी। सो भूलिएगा नहीं। अब इसके बाद हम तो अभी धर्मदत्त जी है जो हमारे धर्मात्मा हैं, मंदिर के चालक हैं, उनकी बात को मैं अभी बुलाएंगे उनको। लेकिन फिर मतलब बोल देता हूँ कि मैंने जो भी सुना, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी नरेंद्र जी के बारे में सुना, बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ से जब हम जाएंगे, हम नीचे में भोजन का इंतजाम है जो कि सात्विक भोजन है जो मंदिरों के लिए। आप सब अनुरोध है सब यहाँ खत्म होने के बाद नीचे ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मदत्त जी। परमादरणीय परम पूज्यपाद प्रवर अनंत श्री समृद्ध परिव्राज आचार्य महाराज श्री स्वामी जी, आए हुए बुलवंतों के MP उपसाद, भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे श्री चावला जी और दूसरे श्री अशोक शर्मा जी और मेरे भाइयों में आज का जो पावन पर्व है, जैसे मैंने पहले आपसे निवेदन किया था, यह मोदी जी के निमित्त ही नहीं है, यह भारत में रहने वाले सभी भारतीयों के निमित्त है। वह वहाँ जाति और किसी धर्म के साथ में नहीं जुड़ा होता, भारतीय भारतीय होता है। जब पासपोर्ट बनाने के लिए इनके पास जाते हैं तो वहाँ भारतीय लिखते हैं, वहाँ किसी का धर्म नहीं लिखा जाता। अभी तक तो इन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं बनाई है जहाँ पर धर्म लिखा जाए, वहाँ पर भारतीय लिखा जाता है। इसलिए जितने भी भारतीय हम हैं सभी के लिए शुभकामनाएं होती हैं, सभी स्वस्थ रहें, सभी की बुद्धि अच्छी रहे, क्योंकि भारत की समस्या बुद्धि से अधिक है। जहाँ पर भारत को धर्म गुरु के विषय में जाना जाता था, जिस भारत को ज्ञान के विषय में जाना जाता है, जो भारत ऋषियों की, मुनियों की, साधकों की, तपस्वियों की, गुरुओं की एक धरा है, पृथ्वी है, वह भारत सभी की रहने वाले भारतीयों की बुद्धि अच्छी रहे। उसके लिए आज हमने परमात्मा से यहाँ पर प्रार्थना की है। आपके भाई बहन जो भी मित्र वहाँ पर रहते हैं सभी स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। आप लोग सभी यहाँ पर आए, भारत की शुभकामना के लिए एकत्रित हुए, आप सभी का गीता वन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीचे जाएं, जाकर के भोजन करें। धन्यवाद।
वाह,